तो आज हम नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है। सो फंक्शंस के साथ थोड़ा खेल करते हैं। ये पेन लेने दीजिए। ये आ गया जी पेन। चलिए। तो हमने अभी तक क्या करा कि अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है या किसी सेट का एक अवयव है जो कि एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स है, तो हमने बोला कि भाई हमारे पास एक फंक्शन एफ है जिसको हम एक्स के ऊपर लगाएंगे, कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन अब किसी ने हमें ये तो मना नहीं किया कि अब जब एक्स के ऊपर एक्स लगा सकते हैं, मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन हो जी, तो हम जी को भी तो अ, पूरे जो एफ एक्स है उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये जो एफ एक्स है, ये जो यहाँ पे वैल्यू आई, जो भी वैल्यू ली, ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया पूरे एफ एक्स की जगह। तो ये जी भी तो कुछ तो वैल्यू देगा ना। तो कभी ये कुछ वैल्यू देगा, हो सकता है कुछ केस में ना भी दे। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लगा दिया। सो ऐसे कर दिया कि हमने कि मान लो आकृति सीता की मदर है। ठीक है। आकृति उसकी मदर है, तो हमारा जो फंक्शन है मदर है। ठीक है। सो मदर ऑफ सीता इज आकृति। इस तरह से हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब जो ये इसकी मदर हो गई, अब इसकी भी एक मदर होगी। ठीक है। अब आकृति की जो मदर है, मान लो उनका नाम है अम, क्या बोले, मान लीजिए बिमला। सो बिमला जो है आकृति की मदर है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं मदर ऑफ जो है आकृति बिमला हो गई। अब ये देखिए कि अगर हम इसको कंपोजिट करते हैं, ये था यहाँ पे ए है, तो हम अगर करते हैं इसको मदर, अब एक क्या था, ये आकृति जो है सीता की माता है, तो हम उसकी जगह यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं मदर ऑफ एस विमला है, हमें पता है उसकी नानी है वो, लेकिन इसको हम इस तरह से कंपोजिट करके भी लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से इसको डिफाइन करा है, यहाँ पे देखो हमने दो फंक्शन डिफाइन किए। पहला है एफ जो कि ए से बी में जा रहा है, दूसरा है जी जो कि बी से सी में जा रहा है, यानी ए से बी में गए, बी से सी में चले गए। फिर अब उनको अगर हम दोनों को एक साथ कर दें, एक के ऊपर दूसरा फंक्शन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो अगर हमने पहले एफ लिया और उसके ऊपर फिर बाद में जी फंक्शन यूज किया, तो हम इसे जी ओ एफ बोलते हैं। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ, इतना भी लिख सकते हो। अगर पता है कि जिस अवयव पे लगाया एक्स है, तो उसको एक्स को भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, जो भी ये बन के आया, ये अब ए से बी था पहला वाला, जी जो है ए से बी में था, सॉरी एफ, और जी जो है वो बी से सी में है। ठीक है। जी फंक्शन, तो ये यहाँ से जब उनको कंपोजिट किया हमने, जी ऑफ एफ बना दिया। ये फंक्शन सीधा ए से अब सी में बता रहा है संबंध, बी गायब हो गया बीच में से। सो ए से सी के बीच में क्या संबंध है वो बता रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो कंपोजिट हो गया एस और बी, तो सीधा बता रहा है ना कि बी जो है एस की नानी है। एक नया फंक्शन बन गया ना, तो नया रिलेशन हो गया एस और बी के बीच में। और बीच में आकृति कौन थी उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बी की बेटी थी और एस की माँ थी। ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम इसमें नहीं बता पाएंगे, ये एक नया फंक्शन बन जाता है। ठीक है। इसको जी ओ एफ एक्स बोलते हैं। इस तरह से हमने इसको परिभाषित कर लिया। जैसे यहाँ ग्राफ में भी दिखाया है कि हमने एक्स से पहले एफ किया बी में, क्योंकि एफ फंक्शन था, और जो भी यहाँ वैल्यू आई उसको हमने दोबारा अप्लाई किया, हम सी में पहुँच गए। या हम सीधा एक्स को ए से लिया और सीधा सी में पहुँच जाए, और इसको हम जी ओ एफ भी बोल सकते हैं। समझ आ गया। तो इससे हम हमारे बन गए कंपोजिट फंक्शन। इसको देखते हैं करके, एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो मान लो एग्जाम्पल 16 करते हैं। इसमें एफ है आर से आर में, और जी है आर से आर में, दोनों ही आर से आर में, मतलब रियल नंबर ही है। ठीक है। लेकिन इस तरह से परिभाषित किए हैं
कि एफ एक्स जो है वो cos x है, सॉरी cos x है, ठीक है। और और जो g ऑफ x है वो हमने 3 ऑफ x² ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया। अब अगर हमें मान लो जी ओ एफ पता करना है, जी ओ एफ पता करना है एक्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, पहले जी को बाहर करेंगे, एफ को अंदर किया, इस तरह से हमें पता है एफ एक्स क्या करता है, एफ एक्स जो है एक्स का कॉस वैल्यू ले जाता है, तो हमने कॉस एक्स लिख दिया यहाँ पे। और जी क्या करता है, अब जो भी यहाँ इसके अंदर है कॉस एक्स है इस केस में, उसको स्क्वायर कर देता है और 3 से गुणा कर देता है, तो 3 से गुणा किया, यहाँ cos x लिख दिया और इसको पूरा स्क्वायर कर दिया, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 और cos²x, ठीक है। अब हम मान लो जी ओ एफ करके देखते हैं, जी और सॉरी एफ ऑफ जी, वो भी कर सकते हैं, किसने मना किया, एफ ऑफ जी एक्स के ऊपर करते थे, तो ये था जी ओ एफ। एफ ऑफ जी क्या होगा, तो पहले एफ लेंगे और जी एक्स को अंदर कर दिया, यहाँ एफ आ गया, यहाँ जी एक्स है, तो जी एक्स क्या था हमारा 3x² है, तो 3x² लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एफ क्या करता है, जो भी इसके अंदर है उसका कॉस ले लेता है, ठीक है। सो ये हो गया कॉस ऑफ 3x², ठीक है। सो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखोगे तो जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि जो ये है cos 3x² और जो हमने ऊपर लिया 3 cos² x, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एफ ऑफ जी है और जी ऑफ एफ है दोनों हमेशा बराबर होंगे, वो दोनों बराबर होना जरूरी नहीं है, इससे हमें ये पता चलेगा। अब एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है इन्वर्टेबल यानी व्युत्क्रमणीय। इन्वर्टेबल, अब ये क्या होता है, समझे ये सब पढ़ा। अब ये देखो, यदि एक फलन एक फंक्शन जो है जी है जो कि y से x पे जा रहा है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ओ एफ जो है आई एक्स के बराबर है, यानी जो यहाँ से हमने शुरू किया था, और एफ ऑफ जी है आई वाई के बराबर है, क्योंकि देखो एफ एक्स जो था एक्स का फंक्शन था, तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, एक मिनट, हम लिख लेते हैं। सो जी ऑफ एफ एक्स जो है वो आई एक्स हो गया, और एफ ऑफ जी ऑफ वाई है मान लो, इज इक्वल टू आई वाई हो गया, तो वाई से शुरू किया तो वाई पे पहुंच गए, एक्स से शुरू किया तो एक्स पे पहुंच गए। इस तरह से ये हमारा एक परिभाषा है। अगर ऐसा होगा तब फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, और इसको जो है एफ इनवर्स से लिखते हैं, एफ के ऊपर -1 की पावर लगा दी, ठीक है। सो समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या था, अगर ये ट्रू है तब हम बोलेंगे कि इसका मतलब है जी, जी एफ का प्रतिबिंब है, और जिसको हम इस तरह से लिखें कि पावर -1, और यहाँ पे एफ जी का प्रतिबिंब है नीचे वाले में, तो हम इसको लिखेंगे एफ जो है जी का प्रतिबिंब है, ठीक है। इस तरह से हम उसको परिभाषित करते हैं। तो कई बार क्या है कि इन्वर्ट करना मुश्किल होता है, तो हम उसके लिए एक दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, और उसका इस्तेमाल करने का तरीका इस तरीके से है कि किस तरह से बताएं कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं, और ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है, अगर हम चीज़ को समझ जाएं कि हमें क्या करना है। तो करने की बात यह है, यदि एफ इन्वर्टेबल है तो एफ अनिवार्य है, तो कंपलसरी है कि वो एकीकी और आच्छादक होगा, यानी वन वन होगा और ऑन टू होगा। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तभी वो इन्वर्टेबल होगा। और दूसरी बात क्या है, उसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर एफ एकीकी और आच्छादक है, यानी वन वन है और ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि वो हाँ इन्वर्टेबल होगा। यानी ये बातें हुए दो, कि अगर कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, अगर ये वन वन है,
एंड, देखो एंड लिखा है, और नहीं है, ठीक है, एंड ऑन टू है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन एफ जो है वो इन्वर्टेबल है, ठीक है। लेकिन मान लो दिया है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब एफ को अगर दिया है कि वो इन्वर्टेबल है, तो हमेशा समझ जाओ कि इसका मतलब है कि वो वन वन भी होगा, वन भी होगा, एंड ऑन टू भी होगा, यानी दोनों चीज़ एक साथ होंगी। सो इधर से उधर भी जा सकते हो, उधर से इधर भी जा सकते हो। एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ प्रूव करनी होगी। बस इतना ही करना होता है इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी कई बार ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे अब यहाँ देखो, हमें दिया है एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि 4x+3 से डिफाइन किया है, और ये नेचुरल नंबर से y में जा रहा है, इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर y क्या है, y इस तरह से है, y भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन वो वाले नेचुरल नंबर है जहाँ पे y इज इक्वल टू 4x+3 को के इक्वल है। बाकी जो नेचुरल नंबर है वो इसके पार्ट नहीं है, केवल जो इस फॉर्मूले से आएंगे वही इसका इस सेट के अंदर है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि ये इन्वर्टेबल है। अ, बस इतना ही बताना है, और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, और इनवर्स फंक्शन क्या है वो भी बताना है। सो इसमें क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको कहीं से सोचना है कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा, कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन जैसे इस सवाल में ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ तो दिया है जैसे एफ एक्स दिया है कि 4x+3 है, ठीक है। सो इसको मान लो y के बराबर है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो हो गया 4x इज इक्वल टू y-3, और सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा y-3 बटे 4, ठीक है। ये हो गया। तो हमें क्या करना होता है, हमें f तो पता है, हमें उसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है जो कि g से हमें पता चलेगा। लेकिन हम g को क्या लिखते हैं, हम अपने स्टेप में जी वाई से लिख रहे हैं। तो अगर जो ये हमने यहाँ पे आया, ये y का एक फंक्शन आ गया, इसको अगर हम जी वाई मान लेते हैं, ठीक है, ओके, मान लिया। तो अब हम देखते हैं कि अगर जी ऑफ, मान लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एफ करके देख लेते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करके देखते हैं कितना आएगा। सो जी तो हमने बाहर रखा, एफ एक्स हमें पता है, एफ एक्स है 4x+3। अब जी को हमने किस तरह से डिफाइंड किया कि जो भी इसके अंदर है उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, तो जो भी था वो हमने यहाँ लिख दिया, -3 लिख दिया, 3 से 3 कट गया, और 4 से 4 कट जाएगा उसके बाद, तो ये एक्स आ गया, ठीक है। तो देखो जी और एफ एक्स जो था एक्स आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जी जो है एफ का इनवर्स फंक्शन है। और ये करके भी देख लो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओ सॉरी, हाँ, कर लो या वाई कर लो, जैसे भी करना है, चलो वाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आसान रहेगा समझने। तो ये हमने एफ ऑफ जी वाई क्या था, y-3 बटे 4, 4, ठीक है। और f क्या करता है, f करता है जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको 4 से गुणा करता है, और उसमें 3 बार में ऐड कर देता है, 4 से 4 कट गया, फिर बचा y-3 प्लस 3, तो ये y आ गया। तो देखो हमने वैसे ही बताया था ना ऊपर परिभाषा में कि जी ओ एफ जो है आई एक्स के बराबर होगा, एफ ऑफ जी जो है आई वाई के बराबर होगा यहाँ पे। सो अगले पेज पे भी इधर भी लिखा था हमने, ये देखो लिखा था ना ऐसे। तो ये हो गया, ये चीज आ गई ना, एक्स जी ओ एफ करा तो एक्स आ गया, एफ ओ जी करा तो वाई आ गया। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो है इसका हम इनवर्स फंक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है। इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है जो कि हमने निकाल लिया, और यहाँ पे इसका इनवर्स फंक्शन एफ का जो इनवर्स फंक्शन है वो जी है, ठीक है। और कहाँ गया ये है, ठीक है। सो ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया, जो पूछा था कि इसका इनवर्स फंक्शन बताइए, हमने इनवर्स फंक्शन भी ढूंढ लिया। अब और क्या करें, एक
विविध उदाहरण, चलो 19 करके देखते हैं, चलो ठीक है। 19 इसमें क्या लिखा है? मान लीजिए कि समुच्चय ए में जो सेट ए है पॉजिटिव नंबर्स का है, ऑर्डर पेयर है, जिसमें इस तरह से परिभाषित किया है आर को कि 19 को कर रहे हैं हम, इस तरह से परिभाषित किया है कि अगर एक्स वाई का रिलेशन हम बता रहे हैं यू और बी के साथ, वो इस तरह से है कि एक्स बी इज इक्वल टू वाई यू। ये देखो, इसका पहला एलिमेंट इसके आखिरी एलिमेंट के साथ और इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल होगा। ठीक है, ये परिभाषा हमने दी हुई है। तो सिद्ध करना है कि आर जो है एक तुल्यता संबंध है। तो इसको हम कैसे करेंगे? याद है हमने पहले किया था। इसके लिए हमें तीन चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि ये स्वतुल्य भी है, ये अ, समतुल्य भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सो इसे करने का तरीका क्या है ये देखिए। तो स्वतुल्य करने के लिए क्या है कि हमें खुद को खुद के साथ ही देखना होता है। तो ये देखिए कि हमको इस तरह से देखना है कि एक्स वाई सॉरी एक्स वाई का संबंध देखना है, एक्स वाई के साथ ही देखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हमने पहला उठाया, इसके आखिरी उठाया, सो यानी एक्स वाई, यहाँ से दूसरा उठाया और यहाँ से पहला, सो इज इक्वल टू वाई एक्स। तो ये तो ट्रू है, एक्स वाई वाई एक्स से इक्वल होता है, तो ये स्वतुल्य हो गया। अब ये देखते हैं कि अगर हमने एक संबंध स्थापित किया कि एक्स वाई है, पेयर से में है, ऑर्डर में, इज यू कॉमा वी, इस तरह से है। ठीक है, सो अगर ये इधर से हम इधर परिभाषित कर सकते हैं, सो इधर से इधर भी इसमें कर सकते हैं क्या? मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा फिर अगर हम कर पाएंगे तो। ठीक है, सो तो हमें दिया हुआ है अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि x को v के साथ मल्टीप्लाई किया, y को u के साथ किया। ठीक है, ये कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि वाई यू जो है एक्स वी के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम आगे पीछे करना है इस प्रकार से, क्योंकि हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि u और v जो है वो भी एक्स वाई के बराबर है। सो हमें दिखाना होता है कि पहला और चौथा एलिमेंट, तो इसको u को आगे लिख लेते हैं, u वाई, और फिर दिखाना होता है दूसरा इक्वल है दूसरा और इधर का पहला। तो दूसरा हो गया हमारा v, सो हम इसको v लिख देते हैं, इसको x लिख देते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर ही है ये भी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको देखें परिभाषा से, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया हमारा। बस हमें अब ये और दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है, मान लो दो संबंध है हमारे, एक्स वाई और यू यू वी। इसका मतलब है कि एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। ठीक है, और एक संबंध दूसरा है जो है यू वी, और इसका संबंध है, मान लो क्या लिया है, कुछ और लेके देखते हैं, एम एन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इधर हमने एम एन लिया, सो इसका मतलब हो गया यू एम इज इक्वल टू वी और एम। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई का एम एन के साथ संबंध है। ठीक है, वो संबंध क्या होगा? देखो, इन दोनों में से हमें क्या करना है? u और v को गायब करना है इन दोनों में से। सो यहाँ u v है, सो इस वाले को सॉरी, ये जो पहली इक्वेशन है इसको मान लो इक्वेशन एक लिख दो और इसको इक्वेशन टू लिख दो। सो इक्वेशन एक से हमें क्या मिलेगा? एक से हमें मिलेगा कि v इज इक्वल टू हो गया
वाई ओवर एक्स इंटू यू, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन से क्या है, दूसरी इक्वेशन से है यू एन। सो यू तो ऐसे लिख दो, एन ऐसे लिख दो, और वी को हमने कैलकुलेट कर लिया वाई ओवर एक्स, तो इसकी यहाँ पे लिख दो वाई बटे एक्स इंटू यू इंटू एन। ये इक्वेशन 2 से आ गया, ठीक है। और इक्वेशन 1 से हमने वी की वैल्यू यहाँ लिख दी। सो एन से, सॉरी, यू से यू कट गया, और यू से यू कट गया, और क्या बचा, एन एन, एक्स हो गया, वाई हो गया, एम एन हो गया, हाँ हो गया बस। इसको हम रीराइट कर लेते हैं। सॉरी, एन नहीं कटा था, याद रखना, ठीक है, गलती से मैंने काट दिया। सो इसको अगर लिखोगे तो यू से यू कट गया, तो एक्स इधर आ गया, एक्स हो गया, एन हो गया, इज इक्वल टू वाई एम हो गया। इसको चाहो तो इस तरह से लिख लिया, इसका पहला एलिमेंट और इसका चौथा एक्स एन हो गया, ये एक्स एन। और इधर हमें लिखना है दूसरा, इसको इसके इसके दूसरे के इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाई एम हो गया। तो ये प्रूव हो गया, बस यही प्रूव करना था कि ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो भी इस चैप्टर में सीखा, हम सब चीज़ों को मिला के एक दूसरे के साथ मिला के नई नई चीज़ें फंक्शंस के साथ कर सकते हैं। तो अधिकतर तो समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, और बाद में जो नहीं समझ में आए उसे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना, फिर हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है।